अरे कोशिश तो कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य साध, अरे निशाना तो लगा। और फिर देख, सूखे रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। और अगर तुझे तेरी किस्मत लगती है बंजर, तो मेहनत से अपने सपने सींच के तो देख, इस बंजर किस्मत से भी सफलता का फल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष सिंह आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी टेस्ट सीरीज के लिए आपने जितना प्यार और जितना उत्साह दिखाया है, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। और बिना किसी भूमिका के हम लोग क्लास में आते हैं और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि आज की क्लास में भी सरल दिखने वाले प्रश्न अधिकांश छात्रों के द्वारा परीक्षा में गलत किए जाते हैं और ये प्रश्न आपको अपने सिलेक्शन से बहुत दूर ले जा सकते हैं। तो बिना किसी भूमिका के हम लोग आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कह रहा है कि वास्को डिगामा किस जलपोत से भारत पहुंचा। ध्यान से जवाब दीजिएगा भाई। देखिए, वास्को डिगामा किस जलपोत पर सवार होकर कालीकट पहुंचा। और ऑप्शन आपके पास है साओ गैब्रियल, सांता मारिया, साओ राफेल या फिर लिली। 4 ऑप्शन। जवाब क्या आना चाहिए? जवाब दीजिए सभी लोग। पहला ही प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है और अगर आपने कहीं आज सांता मारिया को चुना है तो बिल्कुल गलत चुना है। ध्यान रखिएगा, वास्को डिगामा का जहाज है साओ गैब्रियल। ध्यान दीजिएगा, आज के प्रश्न थोड़े से टेक्निकल हो सकते हैं और एक एक प्रश्न में कई कई प्रश्न छिपे हुए हैं, तो बेहतर होगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मामला आ रहा है इतालवी नाविक कोलंबस। ध्यान से सुनिएगा, इतालवी यानी कि इटालियन, ऐसे कह सकते हैं आप, इटालियन नाविक कोलंबस अपने किस जहाज से अमेरिका यानी कि न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया में जा पहुंचा। तो अब आपको यहाँ पे कोलंबस का शिप चिन्हित करना है। बता पाएंगे आप मुझे? और ऑप्शन देख लीजिए, सांता मारिया, ऑगस्टीन, ईगल या फिर जिंटा। और अगर आपने यहाँ पे ऑगस्टीन चुना है तो गलत हो जाएगा जवाब। यहाँ पे जवाब है सांता मारिया। मुझे उम्मीद है आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वास्को डिगामा किस जलपोत पे सवार होके भारत आया, तो जवाब है साओ गैब्रियल। और अगर कह रहा है कोलंबस किस जहाज से अमेरिका पहुंचा था, नई दुनिया में पहुंचा था, तो उसका नाम है सांता मारिया। एक बात यहां पर और याद रखिएगा, अगर कभी ये पूछ दिया जाए कि कोलंबस कहां का निवासी था, तो किसी भी दशा में आप स्पेन मत चुनिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली कोलंबस इटली का निवासी है और उसको स्पेन की महारानी इसाबेला ने फाइनेंस किया था। ये बात क्लियर है ना? स्पेन से निकला था वो, और वो निकला था इंडिया के लिए, पहुंच कहीं और गया, नई दुनिया में पहुंच गया। तो फिलहाल अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। इसके पहले ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोलंबस सांता मारिया जहाज पर सवार था, जबकि 2 अन्य सहयोगी जलपोत उसके साथ पिंटा और नीना थे। यानी कि 3 जलपोत, सांता मारिया, पिंटा और नीना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लीजिए। थोड़ा सा आसान है ये प्रश्न। पूर्वी देशों के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकलने वाला पहला साहसी नाविक कौन था? पूर्वी देशों के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकलने वाला पहला नाविक कौन था?
ऑप्शन देखिए, वास्को डिगामा, कोलंबस, पेड्रो अल्बरिज कैब्रॉल या फिर बार्थोलोम्यू डियोज। ऑप्शंस चारों हैं और मुझे उम्मीद है अधिकांश छात्र जवाब सही दे पाएंगे। और अगर कहीं गलती से आपने कोलंबस को चुना है तो गलत हो जाएगा, और ये जवाब है बार्थोलोम्यू डियोज। ये 1487 में निकला था, पुर्तगाल से निकला था। नोट कर लीजिए आप इसको। बेसिकली निकला 1487 में था, लेकिन वो केवल केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंचा, उसके आगे वो नहीं जा पाया, या ये कह सकते हैं कि उसको जाने की हिम्मत नहीं हुई। आइए मैं आपको थोड़ा सा बार्थोलोम्यू डियोज के बारे में बता देता हूं और कुछ थोड़ी सी नई जानकारियां दे देता हूं। जैसे आपके सामने मैं एक छोटा सा मैप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, इंडिया के लिए एक रास्ता, ठीक है, और फिर आप समझ पाएंगे कैसे। ऊपर का नक्शा अब आप छोड़ दीजिए, ये भारत के लिए देखिए आप, ये अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं आप लोग, और फिर इधर पुर्तगाल और स्पेन। ये इंडिया का दक्षिणतम भाग है, साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए, वो बेसिकली जो बार्थोलोम्यू डियोज है वो 1487 में पुर्तगाल से निकला, और वो यहां से दक्षिण अफ्रीका के, या ऐसा कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा। लेकिन इसके आगे उसको जाने की हिम्मत नहीं हुई। इस बिंदु को क्रॉस करने की जरूरत थी, लेकिन वो इस बिंदु को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं कर सका, और इसको वो कहता है ये तूफानी अंतरीप है, केप ऑफ स्टॉर्म, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु को बार्थोलोम्यू डियोज ने क्या नाम दिया? केप ऑफ स्टॉर्म, तूफानी अंतरीप। अब मामला ये है, वापस लौट गया वो, और पुर्तगाल का शासक है इस समय डॉन हेनरिक। आपको पता है इसको हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं, पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मामला ये था कि भाई इसके आगे जाना चाहिए था। इस दक्षिणतम बिंदु के लिए डॉन हेनरिक ने इसका नाम बदल के रखा केप ऑफ गुड होप। ध्यान दीजिएगा, उत्तम आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, यानी इस बिंदु के आगे जाने पर पूर्वी देशों के लिए नए समुद्री मार्गों के खोजे जाने की अच्छी उम्मीद कायम थी। इसीलिए इसका नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप। ध्यान रखिएगा, इस बिंदु तक पहुंचने वाला पहला नाविक कौन है? वो है बार्थोलोम्यू डियोज, 1487। इसको क्रॉस करने वाला, फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, स्पेन से कौन निकला है? कोलंबस। और कोलंबस पहुंच गया नई दुनिया की तरफ, यानी कि अमेरिका जिसे आप कहते हैं। इसके बाद फिर निकलता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहला नाविक है जिसने इस बिंदु को क्रॉस किया, और यहां पर वो रुका। वो जगह है मोजम्बिक। ध्यान दीजिएगा, ये रफ मैप है। आप एग्जैक्टली अगर मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में देखेंगे, तो आपको अच्छे से चीजें दिखाई पड़ेंगी। और फिर यहाँ पे आपको पता है कि वो अब्दुल मनीक है, और फिर वो ऐसे करते हुए वो यहाँ पे केरल, कालीकट, कोचीन में आता है, और जमोरिन से उसकी मुलाकात है। बाकी चीजें आपको बेहतर पता है। तो पहला निकलने वाला जो नाविक है उसका नाम है बार्थोलोम्यू डियोज। केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करने वाला जो पहला नाविक है उसका नाम है वास्को डिगामा। इस दक्षिणतम बिंदु को नाम देने वाला जो पहला व्यक्ति है वो है बार्थोलोम्यू डियोज। वो कहता है तूफानी अंतरीप या केप ऑफ स्टॉर्म, और इसको नाम देता है उत्तम आशा अंतरीप। उसका नाम है पुर्तगाल का शासक हेनरी द नेविगेटर। और सामान्य सा प्रश्न है कि वास्को डिगामा कितने दिनों की यात्रा करके कालीकट यानी केरल तक पहुंचा था? और सही जवाब यहां पर 90 दिन है। आप इसको कर पाएंगे, सामान्य प्रश्न है।
इसमें गलती मत करिएगा, लेकिन प्रश्न बड़े मारक हैं और पता नहीं कहां से कब आपको एक प्रश्न मिल जाए। ये प्रश्न भी गलत मत करिएगा। वास्को डी गामा किस वर्ष में कालीकट पहुंचा? तो 1498। ये प्रश्न भी क्लियर हो रहा है और आगे की तरफ आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। वो ये कह रहा है कि उस जर्मन भूगोलवेत्ता को चिन्हित करिए जिसने अमेरिगो वेस्प्यूची के नाम पर 1507 ईस्वी में नई दुनिया का नाम बदलकर अमेरिका कर दिया। तो पहला प्रश्न तो यही है कि अमेरिका का नाम, अमेरिका पड़ा किसके नाम पे? वो है अमेरिगो वेस्प्यूची। क्यों? क्योंकि कोलंबस को कभी पता नहीं था कि वो अमेरिका पहुंचा, वो एक नई दुनिया में पहुंचा, वो समझता था कि शायद वो इंडिया पहुंच गया है। फिलहाल अमेरिगो वेस्प्यूची ने पहली बार ये बताया कि कोलंबस जहां पहुंचा है वो इंडिया नहीं है, बल्कि वो एक नई दुनिया है, एक नया संसार है, और उसी के नाम पे, अमेरिगो वेस्प्यूची के नाम पे आपको पता होना चाहिए कि वो नई दुनिया अमेरिका घोषित किया गया। किसने वो नाम दिया? विलियम पेन है, मार्टिन वॉल्ड सेमुलर हैं, व्लादिमीर ब्लॉटवॉस्की हैं, ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क हैं। कौन है वो? जवाब दीजिए। और अगर यहां पर आप गलत कर पा रहे हैं तो सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, मार्टिन वॉल्ड सेमुलर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका का नाम, अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? अमेरिगो वेस्प्यूची के नाम पे पड़ा। और किसने ये नाम दिया? तो उनका नाम है मार्टिन वॉल्ड सेमुलर। क्लियर हो रहा है? और अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम पुर्तगाली जेसुइट मिशन 1579 में किसके नेतृत्व में अकबर के दरबार में पहुंचा? फ्रांसिस हेनरी क्वेज, रुडोल्फ एक्वानिवा, एंथोनी मॉन्सेरेट और जॉन सरमन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। वो कह रहा है पुर्तगाली जेसुइट मिशन, इसका मतलब है ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरी। अकबर के इबादत खाने में पहुंचने की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। जेसुइट मिशन, जीसस से बना है ये शब्द, ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरी। किसके नेतृत्व में अकबर के दरबार में आया? पहले ये बताइए आप। फ्रांसिस हेनरी क्वेज, रुडोल्फ एक्वानिवा, एंथोनी मॉन्सेरेट या फिर जॉन सरमन? और अगर यहां पे गलती हो रही है तो जवाब है रुडोल्फ एक्वानिवा, इसके नेतृत्व में आया था। ध्यान रखिएगा। इसमें 3 लोग और हैं, 2 लोग और हैं। एंथोनी मॉन्सेरेट यानी कि ये पादरी है, ध्यान रखिएगा। एंथोनी मॉन्सेरेट ने ही अकबर को ईसाई धर्म की मूलभूत शिक्षाओं से परिचित करवाया था। और एक दुभाषिया वहां पे शामिल था, उसका नाम है फ्रांसिस हेनरी क्वेज। ध्यान है। और एक बात और ये पूछी जाती है अक्सर करके कि अकबर के दरबार में किस धर्म के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे? तो जवाब देंगे आप? ईसाई धर्म के आए हैं। अक्सर करके ये गलती होती है कि हम ईसाई धर्म लगा देते हैं, और यहां पर आप ध्यान रखिएगा, निमंत्रण उसने सभी को दिया था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि अकबर के दरबार में नहीं पहुंचे। अकबर के दरबार में नहीं पहुंचे। और एक बात मैं आपसे यहां पर चाहे तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूं कि जॉन सरमन किसके दरबार में आया था? बताइए। जॉन सरमन किसके दरबार में आया था? तो जॉन सरमन आया था 1717 में फर्रुखसियर के दरबार में। वहां पर एक दुभाषिया है, ख्वाजा सेरहूद। लिखिए, ख्वाजा सेरहूद। और उसमें एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। समझ पा रहे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत सारे प्रश्न यहां से मिले हैं आपको। और एक बात और बता दूं, अकबर ने एंथोनी मॉन्सेरेट को अपने पुत्र मुराद का शिक्षक भी नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, अकबर ने एंथोनी मॉन्सेरेट को अपने पुत्र मुराद का शिक्षक नियुक्त किया ताकि वो पुर्तगाली भाषा सीख सके। फिलहाल क्या हुआ आगे ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और अगले प्रश्न पे नजर डालिए। बंगाल के उन जिलों की पहचान करिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी को प्राप्त कर लिया। बर्दवान, मिदनापुर, हुगली, ढाका, चटगांव, हुगली, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, मुर्शिदाबाद, बालासोर, चंद्रनगर। क्या ऑप्शन आएगा मुझे बताइएगा, क्या जवाब आना चाहिए?
ये सब प्रश्न बहुत जल्दी जल्दी आप लोग गलत करते हैं। और यहाँ पर सही जवाब है बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। इसको ऐसे याद रखिएगा, BMC, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव। उत्तरी सरकार के 4 जिले मुझे बताइए, उसको ऐसे याद रखिएगा, मार्स। उत्तरी सरकार के 4 जिले मार्स, और फिलहाल मार्स पे हम लोग अभी आगे डिस्कशन करते हैं। मीर कासिम के लिए जो वो 3 जिले हैं वो हैं बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। पौंडीचेरी का संस्थापक कौन था? मुझे लगता है आप कर पाएंगे। फ्रांसिस डे है, फ्रैंको मार्टिन है, फ्रैंक कैरो है या मैरकारा है? कौन है बताइए। जवाब दे पा रहे हैं? और बिल्कुल ठीक है, यहां पे सही जवाब है फ्रैंको मार्टिन। अब मामला ये आता है कि मद्रास का संस्थापक कौन है, पौंडीचेरी का संस्थापक कौन है, मुंबई का संस्थापक कौन है, कलकत्ता का संस्थापक कौन है, दिल्ली का संस्थापक कौन है। यहां से एक प्रश्न आता है और पहले आप इस रिमार्क को देख लीजिए। फ्रैंको मार्टिन के साथ उसके सहायक बेलांगेर डी लैस्पीने ने 1673 ईस्वी में वलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान से पुडुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया और यहीं पर मार्टिन ने आधुनिक पौंडीचेरी की नींव डाली। ये क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आगे देख लीजिए आप क्या कह रहा है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 एकदम एग्जैक्टली यहां पे उत्तर देखने की जरूरत नहीं है, आपकी सुविधा के लिए मैंने एकदम सेम टू सेम, लाइन टू लाइन लगा दिया है। नगर है और संस्थापक है, वो कह रहे कौन सा युग्म सही है, तो मुंबई की महानता का संस्थापक जेरोल्ड ओंगियार बिल्कुल सही है। कलकत्ता की जो स्थापना का जो श्रेय है वो है जॉब चर्नाक, ये पता है कब किया, ये आपको पता होना चाहिए। मद्रास फ्रांसिस डे बिल्कुल ठीक है। चंडीगढ़ जे कारबूज बिल्कुल ठीक है। और दिल्ली एडवर्ड लुटियंस बिल्कुल ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और गलतियां हो रही हैं। मद्रास का संस्थापक, कलकत्ता का संस्थापक, गलतियां हो रही हैं। तो फिलहाल यहां पे हम लोग विकल्पों को नहीं देख रहे हैं, सारे विकल्प मैच हैं, यहां पर सभी सही हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए आप। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां बनाई? कालीकट में, सूरत में, कोचीन में या फिर मछलीपट्टनम में? और मुझे उम्मीद है अधिकांश छात्रों का उत्तर बिल्कुल ठीक आएगा और जवाब है 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। क्लियर? अब समस्या आती है, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी भारत में कहां पर बनाई? जवाब दीजिएगा। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर बनाई, मुझे बताइए। और अगर आप गलत कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, खूब सारा कंफ्यूजन है। 1608 में सूरत में, हमेशा यही चुना जाएगा, कभी भी मछलीपट्टनम को मत चुनिएगा। 1608 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। यद्यपि कि सूरत से आधिकारिक तौर पर जो ऑफिशियल व्यापार की शुरुआत है वो 1613 में हुई। स्थापना 1608 में है। दक्षिण भारत में फिर मछलीपट्टनम है 1611। क्लियर? फिर आगे पूर्वी भारत में 1633 उड़ीसा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये सारी बातें। फिर वो कह रहा है कि ये बताइए फ्रांसीसियों की पहली कोठी, तो फिर बात वही है, वो भी सूरत ही है। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आप इन चीजों को बहुत अच्छे से रिमाइंड कर पा रहे होंगे, रिकॉल कर पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है, मैंने कहा ना, कोशिश कर हल निकलेगा। और पिछले मुझसे कम से कम 10 दिनों में कम से कम 500 छात्रों ने मुझसे बात की है। 500 छात्रों के लगभग मेरे पास संदेश आए हैं। अब ऐसा होता है ना कि भाई पोस्ट कितनी है, पोस्ट कुछ हजार हैं,
फॉर्म कितने लोगों ने भरे हैं? फॉर्म 5 लाख लोगों ने भरे हैं। सिलेक्शन कितने लोगों का होना है? 5,000 लोगों का होना है। 500 लोगों में मैं बता रहा हूं आपको, कम से कम 470 लोग ऐसे मिले जिन्हें मुझे लगता है कि बस केवल वो तैयारी को टाइम पास के लिए कर रहे हैं। किसी ने इतनी ऊर्जा, किसी ने इतना उत्साह नहीं दिखाया जो तैयारी के लिए जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है, आधे अधूरे मन से किया गया प्रयास कभी सफल हो ही नहीं सकता। कुछ केवल ऐसे छात्र मिले मुझे, छात्र और छात्राएं, कि सर आप बताइए कैसे करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखिएगा, केवल आप किताबों का कलेक्शन करके और कई कई जगहों से चीजों को लेकर के हमेशा मिस अंडरस्टैंडिंग वाले फॉर्मेट में बने रहेंगे, कभी सफलता हाथ नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, पीजीटी में, टीजीटी में केवल एक क्वेश्चन आपकी सफलता या असफलता का निर्धारण करेगा। और पिछले 10 वर्षों में मैंने आपको बताया है कि केवल और केवल पढ़ाई आपकी चल रही है, रिवीजन नहीं हुआ है, प्रैक्टिस नहीं हुई है। और फिर तब कि जब आपको इतनी वैज्ञानिक टेस्ट सीरीज इतनी बढ़िया व्याख्या के साथ मिल रही है, इसमें भी इफ बट है, तो फिर आप मान के चलिए पहले ही राउंड में आप कंपटीशन से बाहर हैं। पहले ही राउंड में आप कंपटीशन से बाहर हैं। मेरे साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा, बोले सर सिलेक्शन हो जाएगा ना पक्का? मैं ये कैसे कह दूं कि सिलेक्शन हो जाएगा? मैं केवल ये कह सकता हूं कि आपकी तैयारी को एक पक्का रिवीजन मिलेगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब मुझसे पढ़ के आपने टेस्ट सीरीज कर ली और वहां पे नहीं हल किया तो सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? बेवकूफी की बातें करते हैं। आपको केवल कोशिश की जा सकती है। मैंने आपको बताया कि हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, 125 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में होते हैं, तीनों इतिहास के खंडों में बराबर विभाजित होते हैं, और मैं पूरी व्याख्या के साथ उन प्रश्न पत्रों को हल करवाता हूं। और अब तक मैंने लगभग 15,000 से ज्यादा प्रश्न हल करवा दिए हैं, और अभी परीक्षा तक मैं लगभग 15,000 प्रश्न और हल करवाऊंगा। आप चाहें तो 1 या 2 मॉडल पेपर के रूप में प्रश्न पत्र मंगवा सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज के बारे में अधिक जानकारी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से प्राप्त कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करिए, एक एक दिन बहुत कीमती है। ये केवल कॉल है आपके रिवीजन के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, बाकी निर्णय आपका, क्योंकि लाइफ भी है आपकी। मेरी एक बुकलेट है इतिहास के लिए, तीनों खंडों को बराबर समाहित किया है। केवल परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें मैंने समाहित किए। अब तक मेरी क्लास से पिछले 20 वर्षों में 600 लड़कों ने सिलेक्शन लिया है। 600 छात्र, 600 लड़कों ने पिछले 20 वर्षों में मेरे अध्यापन के कैरियर में सिलेक्शन लिया है। बात केवल इतनी सी है कि आपको केवल सफलता का एक ही सूत्र है, जुटना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लगना पड़ेगा, अपने डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बताता हूं, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, एक ही दिन में बहुत सारे प्रश्नों को रिप्लाई कर पाना संभव नहीं होता है। लेकिन अभी बात आती है कि वो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, वो मॉडल पेपर में से आते हैं। वो जो व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें कहीं पर एक ही प्रश्न का कुछ उत्तर दिया, एक ही प्रश्न का कहीं पर कुछ और उत्तर दिया, एक ही प्रश्न का कहीं पर कुछ और उत्तर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि पिछले वर्ष के 30-25 वर्षों के हल प्रश्न पत्रों को रट के आप पीजीटी की या टीजीटी की परीक्षा निकाल लेंगे, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। आज मैं इतना एग्रेसिव होकर आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अभी भी आप ढीले ढाले मन से तैयारी कर रहे हैं। आज से जुटिए। ध्यान रखिएगा, अब वो समय गया कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के आधार पर रिपीट होते थे। आपको रिपीटेड प्रश्न पूरे पेपर में केवल 15-20 मिलेंगे, बाकी आपको 90 से 100 प्रश्न आपको नए मिलेंगे और आपको अपना ब्रेन वहां पर यूज करना पड़ेगा। फिलहाल आइए हम लोग इस प्रश्न की तरफ आते हैं। और इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अपने किस राजदूत को भेजा? जेम्स प्रथम ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अपने किस राजदूत को भेजा? कैप्टन हॉकिंस, विलियम एडवर्ड, थॉमस रो या फिर जॉन मार्शल? और अगर कहीं आपने जवाब दिया है हॉकिंस, तो जवाब मेरे दोस्तों गलत है और सही जवाब है थॉमस रो। तो आप कहेंगे सर कैप्टन हॉकिंस को भी तो 1608 में जेम्स प्रथम ने भेजा था। बोलिए भाई, बोलिए भाई।
जेम्स प्रथम ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भी तो भेजा था और हॉकिंस भी तो जहांगीर के दरबार में आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1608 में जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को अकबर के दरबार में भेजा था, अकबर के दरबार में भेजा था, लेकिन उस समय तक अकबर की यहां पर डेथ हो चुकी थी और जहांगीर सिंहासन पर बैठ चुके थे। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन भेजा किसके दरबार में गया था? अकबर के दरबार में भेजा गया था। किस जहाज से आया? तो आपको जवाब पता होना चाहिए, हेक्टर। ये 5 करोड़ का प्रश्न था, कौन बनेगा करोड़पति में। 1.5 साल पहले ये 5 करोड़ का प्रश्न था। हेक्टर नामक जहाज से आया और तुर्की और फारसी भाषा का बेहतरीन जानकार था। फ्रेंड नामक पत्र लेकर आया था। बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़िए और इस क्लास को छोड़िएगा नहीं। एक एक दिन बहुत कीमती है और सबसे बड़ी बात यह है, मेरे 100 लेक्चर लगभग अभी पड़े हुए हैं। आप उनको देखिए और 100 लेक्चर में कम से कम आपको 400 ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपने अभी तक सही से देखी नहीं, पढ़ी नहीं। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब दीजिए, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय पुस्तक कौन सी थी? श्रीमद् भगवद गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मनुस्मृति और ऋग्वेद। मुझे उम्मीद है आपका जवाब आना चाहिए और सही आना चाहिए। और अगर आपने जवाब यहां पर बिल्कुल मनुस्मृति को दिया है या श्रीमद् भगवद गीता को दिया है, और अगर श्रीमद् भगवद गीता को दिया है तो जवाब गलत है और जवाब यहां पर मनुस्मृति है। ध्यान रखिएगा, अगर वो ये कहता कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा अनुवादित प्रथम पुस्तक कौन सी है, तब जवाब होता श्रीमद् भगवद गीता। और मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि मनुस्मृति का अनुवाद कब हुआ। तो ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 में हुआ, कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से, जबकि श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में हुआ है। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ये कह रहे हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों को अमेरिका में किस प्रांत की प्राप्ति हुई? मैरिट्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया या फिर लुइसबर्ग। 4 ऑप्शन है आपके पास। और अभी बात यह है ना कि जब वो प्रथम कर्नाटक वॉर समाप्त हो गया तो अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया। फ्रांसीसियों को क्या मिला? अमेरिका में कुछ मिला। और मिला क्या, मुझे बताइए। और सही जवाब है लुइसबर्ग। मुझे उम्मीद है आप इसको कर पा रहे होंगे। और फिर यहां पे 2 नाम और हैं, मैरिट्सबर्ग और प्रिटोरिया। कुछ विशेष बात है, गांधी को ट्रेन के डिब्बे से अफ्रीका में मैरिट्सबर्ग में उतार दिया गया था। याद आया? गांधी को यहीं पर इसी स्टेशन पर धक्के मारकर उतार दिया गया। गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। रास्ते में मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी को धक्के मारकर ट्रेन से उतार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। सिंधु सभ्यता के पहिए ठोस हैं, लेकिन इसका अपवाद एक स्थल से मिला है। टेराकोटा खिलौने में कमानीदार पहिए लगे हैं। वो स्थल कौन सा है? दहमाबाद, गुमला, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब सभी ने सही दिया होगा, एकदम क्लिक हो रहा होगा। ये जवाब है धौलावीरा। क्लियर? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। किस स्थल से लूडो के पासे के खेल के प्रमाण मिले हैं? लूडो के पासे के खेल के प्रमाण मिले हैं, मुझे बताइएगा। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। मुझे बताइए। और अगर कहीं आप गलती से लोथल को चुन रहे हैं तो जवाब गलत हो जाएगा। यहां पर सही जवाब है हड़प्पा। पासे कहां से मिले हैं? हड़प्पा से। शतरंज की गोटियां कहां से मिली हैं? लोथल से। मुझे उम्मीद है आप
अब ये डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ पे लूडो कहां से है, हड़प्पा से। आपने ध्यान दिया होगा मेरी टेस्ट सीरीज के प्रश्न कभी भी गाइड से छपे हुए नहीं मिलेंगे। मेरी टेस्ट सीरीज के प्रश्न कभी भी आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे। इन प्रश्नों को मैंने खुद बैठ के बनाया है और विकल्पों को जानबूझकर इतना करीबी रखा है कि आपका कंफ्यूजन होता ही रहे। आपका कंफ्यूजन होता ही रहे। ये कंफ्यूजन ही तो दूर करना है हमको और इसको मिनिमाइज करना है। और इस प्रश्न का जवाब आप मुझे लगता है दे पाएंगे। आंध्र केसरी कौन है? लाला लाजपत राय हैं। तो मुझे उम्मीद है लाला लाजपत राय पंजाब केसरी हैं। शेरे पंजाब, केसरी वाली शेर होता है, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। टी प्रकाशम वीरेशलिंगम पुंतलु एस सत्यमूर्ति। और यहां पर जवाब है टी प्रकाशम टंगुटरी प्रकाशम। क्लियर हो रहा है? आंध्र केसरी। और फिर अब मुझे अगला जवाब दीजिए, असम केसरी कौन है? एस सत्यमूर्ति, दीवान मणिराम दत्ता, वीरेशलिंगम पुंतलु, अंबिका गिरिराज चौधरी। और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आप सही देंगे और यहां पर जवाब है अंबिका गिरिराज चौधरी। क्लियर? अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। कर्नाटक केसरी की उपाधि आंध्र केसरी, पंजाब केसरी, कर्नाटक केसरी, बिहार केसरी, बहुत सारी उपाधियां हैं। तो आप देख के बताइए। आर दिवाकर, केसी रेड्डी, गंगाधर राव देशपांडे, एस सत्यमूर्ति। और बताएंगे, जवाब दीजिए। गंगाधर राव देशपांडे। इस बार पूरी ऊर्जा, पूरा प्लानिंग, पूरा नियोजन, पूरी स्ट्रेटजी सब सिलेक्शन के लिए लगा दीजिए। मैं बार बार कॉल कर रहा हूं कि जो घर फूके अपना वो आवे हमारे साथ। वो कबीरदास जी महाराज का एक दुआ है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। मेरे साथ 3 महीने केवल आप जुट जाइए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपकी परीक्षाएं दिसंबर में प्रस्तावित हैं, थोड़ा डिले भी हो सकती हैं, लेकिन इन 3 महीनों में मैं इतना परफेक्शन ला दूंगा आपकी तैयारी में। सिलेक्शन ईश्वरीय कृपा रूठ जाए अगर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बार पढ़ जाएंगे तो सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी। कम से कम हजारों छात्र रोज जुड़ रहे हैं मुझसे। जुड़िए, हटिए मत। और अदरवाइज ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी भी आपकी है और डिसीजन भी आपका है। और आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न दक्षिण भारत की फायर ब्रांड ज्वालामुखी का संबंध है। और अब आप कर लेंगे, यहां पर उनका नाम है एस सत्यमूर्ति। दक्षिण भारत की फायर ब्रांड ज्वालामुखी की उपाधि का संबंध है एस सत्यमूर्ति। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरा आह्वान है, इस टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में शामिल होइए, पूरी ऊर्जा के साथ शामिल होइए। और आज की टेस्ट सीरीज समाप्त कर रहा हूं। कल मिलता हूं रात्रि में 8:15 पर। मुझे विदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।